हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक के उद्देश्य को लेकर उपस्थित हूं। आज के इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूं कि अंधेर नगरी नाटक की मूल कथा और सारांश से संबंधित 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जिस समय रचनाएं लिख रहे थे वह समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था। उस समय अंग्रेज़ों की जो शोषण नीति थी वह पूरे देश अंदर से खोखला कर रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों की शोषण नीति के कारण हमारे देश का सारा धन विदेश चला जा रहा था। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा नाटक में लिखा है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। भारतेंदु जी ने बड़े ही सहजता के साथ बहुत बड़ी बात कही है। अंधेर नगरी नाटक में भी भारतेंदु जी ने इसी प्रकार से हास्य व्यंग के माध्यम से ही ब्रिटिश शासनकाल के शोषण नीति के बारे में, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के बारे में सारी बातें बहुत ही सहज रूप से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह नाटक अंधेर नगरी भले ही एक लघु प्रहसन है, परंतु इसके माध्यम से उन्होंने विशद उद्देश्य की पूर्ति की है। तो बिना देर किए चलिए मैं आरंभ करती हूँ। हर बार की तरह मैं सारी बातों को लिखकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। वीडियो को खूब ध्यान से देखें और सारी बातों को समझते हुए मेरे द्वारा लिखाए गए हर बात को लिखते भी चलें। उद्देश्य: अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचना है जो विशद उद्देश्य को अपने में समाहित किए हुए है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन काल है। अंग्रेजों के शोषण चक्र में भारत और भारत की आम जनता पिस रही थी। अंग्रेजों की शोषण नीति ने भारत को आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया था। अंग्रेजों ने भारत को इस तरह से लूटा, देश पूरी तरह से खोखला हो गया और अर्थव्यवस्था रूपी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह चरमरा गई। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से जिन उद्देश्यों को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है उसे हम निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णित कर सकते हैं। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विसंगतियों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो पहला उद्देश्य है सामाजिक दुर्दशा का चित्रण। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से तत्कालीन समाज की दुर्दशा का चित्र बखूबी उभारा है कि यह सब सुनकर पाठक का दिल दहल जाता है। समाज में छुआछूत, भेदभाव की भावना प्रबल रूप से व्याप्त होने के साथ जातियां छोटी छोटी उपजातियों में बदलने लगी। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। तो इस उदाहरण को आप लिख सकते हैं। ब्राह्मण वर्ग के लोग धर्म के नाम पर धन बटोर रहे थे। जाति, धर्म सब बिकाऊ समान हो गए थे। अंधेर नगरी के बाजार में जात वाला यानी ब्राह्मण कहता है, जात ले जात टके से जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। अंधेर नगरी नाटक में जिस अंधेर नगरी के बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है उसके बाजार में सब कुछ बिकता है, यानी तेल, मसाला, सब्जी, फल के साथ साथ जात भी बिक्री हो रही है। इस बात का उल्लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर किया है। तो जात बिकने का अर्थ क्या है? धर्म परिवर्तन कर लेना, धर्म बदलना, कि लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, जात बदल ले रहे हैं। इसी बात को यहाँ बतलाया गया है। ब्राह्मण वर्ग का धर्म शिक्षा प्रदान करना न होकर भीख मांगना बन गया था। इस नाटक में महंत जी अपने दोनों शिष्यों को भिक्षाटन के लिए नगर भेजते हैं। तो इस नाटक में हम लोग देखते हैं कि नाटक के प्रारंभ में ही महंत जो कि गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, वे अपने दोनों शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास को भिक्षा मांगने के लिए नगर भेजते हैं। यानी ब्राह्मण वर्ग अब शिक्षा देने का कार्य नहीं कर रहा है, उसका क्या कार्य बन गया है? भिक्षा मांगना।
तो इस बात की ओर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बतलाया है, जो ब्राह्मण वर्ग अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं वे ब्राह्मण वर्ग अब यह कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने शिष्यों को भीख मांगने के लिए भेजते हैं। दूसरा, नारी की दयनीय स्थिति। अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने नारी की दयनीय स्थिति को बखूबी उभारा है। यानी नारी की दयनीय स्थिति को सबके समक्ष प्रस्तुत करना, यह भी उनका उद्देश्य है। तत्कालीन समय में नारी पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चलती हुई स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रही थी और अन्य कार्य जैसे बाजार में नारंगी बेचना यह भी कर रही थी। इसके बावजूद समाज में नारी को विशेष सम्मान प्राप्त नहीं था। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जिस समय यह नाटक लिखा है वह दौर स्वतंत्रता संग्राम का था। स्त्री पुरुष मिलकर के स्वतंत्रता आंदोलन में समान रूप से भाग ले रहे थे। इतना ही नहीं, स्त्रियां अपने दायित्व का निर्वाह, अपने घर के प्रति कर्तव्य का निर्वाह भी कर रही थी। इसलिए यहाँ कहा गया है बाजार में नारंगी बेचने वाली का उदाहरण, क्योंकि बाजार में नारंगी बेचने का अर्थ क्या है कि यानी स्त्रियां जो है वह विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही हैं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी नारी को कोई विशेष सम्मान प्राप्त नहीं था। इस बात की ओर भारतेंदु जी ने इशारा किया है। समाज में वेश्यावृत्ति का बोलबाला था। वेश्या जोरू एक समान, बकरी गऊ एक करी जाना। उन्होंने उदाहरण के द्वारा बताया है कि उस समय के नारी की स्थिति कैसी थी। चना बेचने वाला घासीराम चने बेचता हुआ बिना संकोच के वेश्याओं के नाम लेता है। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबेना। चना खाए गमफुस मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुननी। तो आप भी यहाँ पर जिस तरह से मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, आप भी उदाहरण प्रस्तुत करें और इसी तरह से उत्तर को लिखें। तो इस तरह से इस नाटक में क्या देखते हैं कि वेश्याओं के नामों को भी बड़े ही सम्मान के साथ लिया जा रहा है और घर की स्त्री और वेश्याओं का सम्मान एक ही जैसा था। यानी दोनों को एक समान, एक ही तराजू में तौला गया है। साथ साथ बनारस नगरी की दाल मंडी का भी भारतेंदु जी ने उल्लेख किया है। भोली भाली गरीब युवतियों पर बुरी दृष्टि, पैसे व शक्ति का जाल डालने वाले युवकों की कमी नहीं थी। मछरिया एक टके कै बिकाए, लाख टका कै वाला जोवन, गाहक सब ललचाए। भारतेंदु जी ने बतलाया है कि जो भोली भाली गरीब युवतियां हैं उन पर भी लोगों की कुदृष्टि पड़ती थी। तीसरा क्या उद्देश्य देखिए, अंधविश्वास और कुरीतियों का चित्रण। भारतेंदु जी ने बतलाया है कि तत्कालीन समाज में अंधविश्वास और कुरीतियां बुरी तरह से व्याप्त थी। अंधेर नगरी नाटक के अंत में अंधविश्वास के परिणाम को दर्शाया गया है। जब गोवर्धन दास को फांसी की सजा से बचाने के लिए महंत जी यह झूठ कहते हैं कि इस शुभ घड़ी में जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह सीधे बैकुंठ जाएगा, तो अंधविश्वासी चौपट राजा स्वयं को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म देते हैं। यहाँ पर अंधविश्वास की पराकाष्ठा दिखाई देती है। भारतेंदु जी बतलाना चाहते हैं कि शिक्षा के अभाव में हमारा समाज विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का गुलाम बन जाता है। तो इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने यह बतलाना चाहा है कि तत्कालीन समाज में अंधविश्वास और कुरीतियाँ किस प्रकार से व्याप्त थी, और नाटक की जो कथा है उसके माध्यम से उन्होंने यह बतलाना चाहा है कि राजा जो है वह इतना मूर्ख है, इतना अंधविश्वासी है कि इस बात पर विश्वास कर लेता है कि एक विशेष समय पर अगर कोई फांसी पर चढ़ेगा तो वह सीधे बैकुंठ जाएगा। यानी महंत जी ने उसे क्या किया, अंधविश्वास के जाल में फंसा दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि राजा ने स्वयं को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। तो यह तो पूरे अंधविश्वास वाली बात है। तो यहाँ पर राजा चौपट के माध्यम से इस बात को बतलाना चाहा है कि सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास के गुलाम हैं, और इसका कारण क्या है, शिक्षा का अभाव। यानी समुचित शिक्षा का अभाव होने के कारण ही हमारे देश के लोग क्या है, अंधविश्वासी हो गए हैं, कुरीतियों के गुलाम बन गए हैं। यदि उन्हें सही शिक्षा दी जाए तो शायद वे ऐसे अंधविश्वासी नहीं होंगे और कभी भी कुरीतियों में बंधेंगे नहीं। यही कारण है कि भारतेंदु जी का युग जो है नवजागरण का युग
कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोड है कि भारतेंदु युग जो है वह नवजागरण का युग क्यों कहा जाता है। भारतेंदु जी हिंदी साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि भारतेंदु जी ने हम सभी भारतीयों को झकझोरा है इस नाटक के माध्यम से कि हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, हमें सही शिक्षा प्राप्त करके इस अंधविश्वास और कुरीतियों के बंधन से बाहर निकलना है। चौथा नंबर देखिए, सामाजिक मूल्यों का ह्रास। अशिक्षा अज्ञानता के कारण तत्कालीन समाज में पाप पुण्य, धर्म अधर्म, गुणवान गुणहीन, अपराधी निरपराधी, न्याय अन्याय में कोई अंतर नहीं रह गया था। सभी को एक ही तराजू में तौला जाता था। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। इसके साथ ही एक स्थान पर महंत जी अपने शिष्य से कहते हैं, सेत सेत सब एक के, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे वास। तो ये बात कब कही है महंत जी ने? जब गोवर्धन दास अपने गुरु को कहता है कि अंधेर नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर सब कुछ टके भाव बिकता है। आप अच्छी चीज़ खरीदें, ज़्यादा खरीदें, कम खरीदें, सब कुछ टके भाव बिकता है। तो ऐसे समय में महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास जी को समझाते हुए यह बात कहते हैं कि ऐसे नगर में, ऐसे देश में कभी नहीं रहना चाहिए जहाँ पर न्याय अन्याय, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सबको एक ही तराजू में तौला जाए, यानी सबको एक नज़रों से देखा जाए। ऐसे देश में कभी रहना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर किसी की भी सही अर्थ में कद्र नहीं है। पांचवा उद्देश्य है भ्रष्ट प्रशासन। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से अंग्रेजी शासन के भ्रष्टाचार नीति को हास्य व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। अधिकारी वर्ग जनता को सदैव लूटा करते थे। भारत का सारा धन विदेश चला जा रहा था। देश का आर्थिक ढांचा टूट गया था। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी इस हद तक बढ़ गई थी कि जनता को तरह तरह से परेशान किया जाता था। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। तो यहाँ पर भारतेंदु जी ने बतलाया है कि चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इसके द्वारा उन्होंने लॉर्ड डलहौजी की जो अपहरण नीति यानी गोद निषेध प्रथा के बारे में बतलाया है कि किस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में जो राजा महाराजा होते थे, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, वे किसी को गोद भी अगर ले ले तो भी उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। तो ये थी अपहरण की नीति या गोद निषेध प्रथा। तो इसकी ओर भारतेंदु जी ने इशारा किया है। और आप लोगों ने लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति के बारे में इतिहास में अवश्य पढ़ा होगा और विस्तार रूप में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सारा हिंद हजम कर जाता के माध्यम से भारतेंदु जी लॉर्ड डलहौजी के गोद निषेध प्रथा यानी अपहरण की नीति की तरफ इशारा किया है। अंग्रेजी शासनकाल में हर छोटी छोटी वस्तु पर टैक्स लिया जाता था, यानी ब्रिटिश शासनकाल में हर छोटी वस्तुओं पर टैक्स देना पड़ता था, हर छोटी वस्तु पर कर लगाया गया था। उदाहरण में आप यह लिख सकते हैं, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। ये टिकस क्या है? टैक्स। न्याय व्यवस्था के अधिकारी तो विशेष रूप से भ्रष्ट तथा रिश्वतखोर थे। तो आप उदाहरण में इन सारी पंक्तियों को लिख सकते हैं। जैसे पहला, जैसे काजी वैसे पाजी। दूसरा, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तीसरा, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। इस प्रकार पूरे देश में अराजकता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का माहौल था। राजा चौपट के अंधेर नगरी के विभिन्न पात्रों के हास्य व्यंग्य भरी बातों के माध्यम से लेखक ने ब्रिटिश शासकों के काले कारनामों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। जनता जागरूक हो और उन सभी के हृदय में जागृति उत्पन्न हो, यह भारतेंदु जी का उद्देश्य है। अतः भारतेंदु जी ने विविध उद्देश्यों का निर्वाह अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में पूरे भारतवर्ष में जो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अराजकता, शोषण, ये सब कुछ जो चल रहा था, इसने पूरे भारतवर्ष को क्या किया? खोखला बना दिया। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश से कच्चे माल कहाँ जाते थे? विदेश जाते थे, और वहाँ से वस्तु बनकर हमारे देश में
आती थी जिसे हम ऊंचे दामों में खरीदते थे। यही कारण है कि हमारे देश में गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारतेंदु युग नवजागरण का युग कहलाता है। यहाँ पर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से विभिन्न पात्रों के हास्य व्यंग भरी बातों के माध्यम से हम सबों को जागृत करने की चेष्टा की है। हम सब में जागरण, हम सब के अंदर चेतना को भरने का प्रयास किया है, ताकि हम इन सारे काले कारनामों को अच्छी तरह से समझ सकें। अंग्रेजों की जो भ्रष्ट नीति है, उनकी जो रिश्वतखोरी है, उन सारी बातों को अच्छी तरह से समझ के हम ब्रिटिश शासकों का विरोध कर सकें, उनकी नीतियों का विरोध करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने अपने विविध उद्देश्यों का निर्वाह बड़ी सफलतापूर्वक किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि अंधेर नगरी नाटक का उद्देश्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।